हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी एजेएस 001 की तरफ। तो दोस्तों, आज अपने क्लास 12 की जो हमारी हिस्ट्री है उसका चैप्टर 4 जो है, जिसका नाम है थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग, उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह आज के इस पहले वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर का होता है सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगा। हम ओवरव्यू तो इसका देखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट होता बताऊंगा, जिससे आप इस चैप्टर को जो है अच्छे तरीके से समझ पाए और आप इस पूरे चैप्टर का एक अच्छा माइंड मैप जो होता है अपने माइंड के अंदर उतार को क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इस चैप्टर का उसके तरफ जोता बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जोता पहले ही बता रखा है कि हमारी क्लास 12 की जो हिस्ट्री है पहला पार्ट, उसके जो चैप्टर 2, 3 और 4 जो है वो तीनों के तीनों चैप्टर जो होता है आपस में पूरी तरीके से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों के तीनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड कैसे हैं? इन तीनों के तीनों चैप्टर के अंदर होता है बेसिकली 600 BC से लेकर के और 600 CE तक का जो टाइम पीरियड है, इतने ही टाइम पीरियड का इतिहास जो होता है वो तीनों के तीनों चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। डिफरेंस जो होता है इसमें सिर्फ ये है कि चैप्टर 2 जो है, ये चैप्टर 2 जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ 600 BC से और 600 CE तक का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब कौन कौन से राजा महाराजा जो थे वो इस टाइम पीरियड के दौरान भारत में आए थे, उसकी पूरा का पूरा जो था वो जिक्र जो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो था इस टाइम पीरियड का, वो चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस किया गया है। चैप्टर 3 के अंदर जो है जो सोशल सिस्टम जो था कि 600 BC से 600 CE तक का समाज जो था आखिरकार कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। और चैप्टर 4 जो है, जिसको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर 4 के अंदर बेसिकली कल्चरल सिस्टम के अंदर जो है डिस्कस किया गया है। ठीक है, 600 BC से लेकर के 600 CE तक का जो टाइम पीरियड जो था, उसका जो था इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान कल्चरल सिस्टम जो था कैसे था, लोगों के जो थे बिलीफ क्या थे, कस्टम क्या थे, प्रैक्टिसेस क्या क्या थे, कौन कौन से आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे, उन सबका जिक्र जो था इस चैप्टर 4 के अंदर किया गया है, जिसको हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इतनी सी जो छोटी सी बात हो आपको सुनना क्या होगी। ठीक है, और अब चलते हैं हमारे आज के सबसे मतलब ओवरव्यू की तरफ जो हम बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम इसके ओवरव्यू की जो बात करें तो इस ओवरव्यू को मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जो था पीछे लेकर के जाऊंगा। देखिए, इसके पहले के चैप्टर के अंदर जो था हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में बेसिकली कि आपने देखा था कि अभी तक वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर था वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में बताया था। ठीक है, या फिर अगर हम शुरू से ले तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपने जो था हड़प्पन कल्चर को पढ़ा। हड़प्पन कल्चर के बाद जब ये खत्म हुआ फिर आया वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता आई। ठीक है, वैदिक सभ्यता का मैंने आपको टाइम पीरियड जो था बताया था कि 1500 BC से लेकर के और 600 BC तक का जो था वो वैदिक कल्चर था, वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर के 1000 BC तक का है, और दूसरा आपका है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, और ये उत्तर वैदिक काल जो है बेसिकली ये 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड रहा है इसको हम उत्तर वैदिक काल जो था कहते हैं। ठीक है, इस वैदिक कल्चर के अंदर हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी थी कि इस वैदिक सभ्यता के दौरान जो था जो ब्राह्मण जो थे उन्होंने जो था ब्राह्मण्स ने हमारी सोसाइटी के अंदर जो था जो वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण सिस्टम जो था, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कास्ट सिस्टम जो था, उसको इंट्रोड्यूस किया। इस वर्ण सिस्टम के तहत जो था उन्होंने हमारी सोसाइटी के सभी लोगों को 4 वर्णों में बांटा। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, 4 अलग अलग जो था 4 कैटेगरीज में जो था सभी लोगों को बांटा। हर एक कैटेगरी के ऑक्यूपेशन जो था वो डिसाइड किए, सोसाइटी के अंदर किसका क्या काम होगा, किसका क्या रोल होगा, कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा बनेगा, कौन ब्राह्मण बनेगा। ठीक है, सब कुछ जो था वो ब्राह्मण्स ने जो था इसमें डिसाइड किया। ठीक, महिलाओं का क्या रोल होगा, शूद्रों को क्या कंडीशन होगी, ठीक है, किसको कितना राइट मिलेगा, वो सब कुछ जो था इस वैदिक सभ्यता के अंदर जो था ब्राह्मण्स ने जो था वो डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि वैदिक कल्चर हमने देखा कि ये 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का था। जब 600 BC हमारी कंट्री की आती है, ठीक है, जब 600 BC का टाइम पीरियड आता है, मतलब जब वैदिक सभ्यता जो होती है वो अपने एकदम अंत पे जब होती है, तो इस 600 BC के दौरान जो होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो होते हैं इस वैदिक सभ्यता के साथ साथ जो होता है और भी दूसरे थिंकर्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं और दूसरी आइडियोलॉजीज भी डेवलप होती हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि इस टाइम पीरियड तक हमारे कंट्री के अंदर जो थे वो वैदिक सभ्यता चली थी, लेकिन जब 600 BC का टाइम पीरियड आता है तो इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे थिंकर्स डेवलप होते हैं, बहुत सारे थिंकर्स का होता है जन्म होता है। ठीक है, और इन थिंकर्स ने जो था हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी नई नई आइडियोलॉजीज जो थी
उसको इंट्रोड्यूस कराई। और इन नई नई आइडियोलॉजीज में जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जिनमें से सबसे पहला नाम आपका आता है बुद्धिज्म का आता है, जिसको गौतम बुद्ध ने इंट्रोड्यूस कराया था। और दूसरा नाम आपका आता है जैनिज्म का, जिसकी स्थापना जो थी वो किसने की, जिसकी स्थापना जो थी वो महावीर स्वामी ने की। आई होप आपको इतनी सारी बातें जो थे देखो क्लियर होंगी। और इस चैप्टर के अंदर होता है जो ये बुद्धिज्म है और जो जैनिज्म जो है, यही ये दो आइडियोलॉजी जो है, ये दोनों धर्म जो है इस चैप्टर के दो सबसे कोर एलिमेंट हैं, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर ही बेस्ड है। इस चैप्टर के अंदर होता है कि बेसिकली हम यही देखने वाले हैं कि जो बुद्धिज्म जो था और जैनिज्म जो था, इन दोनों धर्मों के जो था इवोल्यूशन आखिरकार कैसे हुआ, इन दोनों धर्मों का आखिरकार जो था उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। इन दोनों धर्मों की जो थी टीचिंग्स क्या क्या थी, ठीक है, मतलब इनकी जो थी वो प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, इन धर्मों के अंदर जो था क्या क्या बातें कही गई थी, इनके क्या सिद्धांत थे, हमको वो डिस्कस करना है। इन दोनों धर्मों का जो था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर फैलाव कैसा हुआ, कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों के अंदर जो था इन दोनों आइडियोलॉजीज का जो था प्रचार प्रसार हुआ, वो हमको देखना है। इनके फॉलोअर्स जो तरीके कैसे थे, इन दोनों दोनों जो आइडियोलॉजीज जो है, इनका जो था सोसाइटी के ऊपर जो था क्या इम्पैक्ट पड़ा, लोगों ने जो था इन दोनों आइडियोलॉजीज के प्रति जो था क्या रिएक्शन दिया, या फिर इन दोनों का जो था लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सोसाइटी के डेवलपमेंट पे आप कह सकते हो, या सोसाइटी के, ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट में जो था इन दोनों आइडियोलॉजीज का जो था वो क्या इंपैक्ट पड़ा, वो सारी बातें जो थी हमको इस चैप्टर के अंदर होता है डिस्कस करनी है। इसके साथ साथ जो है हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, जैसे स्तूपास वगैरह जो हैं, उनको भी हम इस चैप्टर के अंदर होता है डिस्कस करेंगे कि स्तूपास क्या थे, इनको क्यों बनाया जाता था, कैसे बनाया जाता था, इनको बनाने का मोटिव क्या था, इनका आर्किटेक्चर जो था कैसे होता था, वो सारी बातें जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ होता है कुछ छोटे मोटे पॉइंट भी होता है डिस्कस करेंगे। और सबसे खास बात जो है वो ये है कि हम इसके अंदर होता है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है कि बुद्ध के अंदर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, जैन धर्म के अंदर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से किताबें जो थे टेक्स्ट लिखे गए थे, उनको जो होता है हम इस चैप्टर के अंदर होता है डिस्कस करने वाले हैं। इसके इंट्रोडक्शन और इसके ओवरव्यू में होता है दोस्तों बस इतनी बात है। और एक छोटा सा टॉपिक जो होता है देखिए, इसका इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो है उसको भी हम यहाँ पे होता है डिस्कस कर लेते हैं। और वो टॉपिक बेसिकली जो है वो भोपाल के जो रूलर्स जो थे उनका जो था सांची स्तूपा को बचाने में क्या कंट्रीब्यूशन था, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 8 मार्क्स में भी, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक का बेसिकली नाम आपका है ए ग्लिम्पस ऑफ सांची। सांची आप जानते हैं, सांची स्तूपा। सांची स्तूपा दोस्तों आप जानते हैं कि सांची स्तूपा जो है बहुत ही जो है एक फेमस बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। सांची स्तूपा के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये सांची स्तूपा जो है बेसिकली आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल वाला क्षेत्र है, और इस भोपाल के अंदर भी एक गांव है, ठीक है, जिसका नाम है सांची कनाखेड़ा। सांची कनाखेड़ा नाम के गांव के अंदर होता है ये सांची स्तूपा जो है लाई करता है। इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि ये जो सांची स्तूपा जो था, ये सांची स्तूपा जो था इसको बचाने में जो था बेसिकली जो भोपाल के जो रूलर जो थे, भोपाल के जो शासक वगैरह जो थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उसको मैं यहाँ पे रुता करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे जब सांची स्तूपा की जब खोज होती है, ठीक है, 1818 के समय जो होता है वो सांची स्तूपा की खोज जो होती है हमारी कंट्री के अंदर होती है 19वीं सेंचुरी में। और आप सभी को पता है कि इस दौरान 19वीं सेंचुरी के दौरान जो था जो भारत जो था वो एक्चुअली में कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटिशर्स की या फिर और दूसरे यूरोपियन पावर जो थे, ठीक है, फ्रेंच वगैरह हो गया, पोर्तुगीज हो गए और ब्रिटिशर्स, ठीक है, इन तीनों की जो था एक तरीके से हमारा जो इंडिया जो था या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो यूरोपियन पावर्स की जो था कॉलोनी हुआ करता था। तो उस समय होता क्या था कि जब भी हमारे कंट्री के अंदर जो था कोई नए नए तरीके के स्कल्पचर जो थे या फिर इंस्क्रिप्शन जो थे हमारे कंट्री के अंदर जब मिलते थे, तो ये जितने भी स्कल्पचर या फिर जितने भी आप कह सकते हो जो आर्टिफैक्ट्स होते थे, ठीक है, जो हमारे कंट्री के अंदर खुदाई के दौरान जो था मिलते थे, तो ये सब यूरोपियंस जो थे क्या करते थे, इन सारे स्कल्पचर को या फिर जितनी भी चीजें खुदाई में हमारे यहाँ पे मिलती थी उन सभी चीजों को लूट लेते थे, ठीक है, उन सभी चीजों को जो था वो खुद ले लेते थे और उनको ले जा करके अपने देश में, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर जो था वहां पे ले जा करके उसको म्यूजियम के अंदर उतर रख देते थे। या फिर कुछ लोग जो होते थे वो इन सारे स्कल्पचर को लेकर के अपने गार्डन में ले जा करके लगा करके उसको अपने गार्डन की जो था वो खूबसूरती को बढ़ाने में उसका इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है।
तो इसी तरीके से जब 1818 के अंदर जब सांची स्तूपा का खोज होता है, तो सांची स्तूपा जो होता है कि वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। तो जब सांची स्तूपा का जब खोज होता है तो बेसिकली सांची स्तूपा के अंदर होता है 4 दरवाजे हैं, ठीक है, 4 डायरेक्शन जो है उनमें चारों डायरेक्शन में होता है एक एक दरवाजे लगे हुए हैं। तो जब सांची स्तूपा की खोज 1818 के अंदर होती है तो उस समय, ठीक है, जो फ्रेंच के लोग होते हैं, ठीक है, जो फ्रेंच के उस समय हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो भारत के अंदर होता है अपनी एक तरीके से राज कर रहे होते हैं, वो सब जो होता है डिमांड करते हैं उस समय के भोपाल की जो रूलर होती हैं जिनका नाम होता है सुल्तान शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम का जो होता है उस समय, शाहजहां बेगम जो होते हैं उस समय भोपाल की जो होती है वो शासक होती हैं। तो उनसे क्या हुआ था, शाहजहां बेगम से ये जो फ्रेंच के लोग होते हैं ये डिमांड करते हैं कि हमको जो सांची स्तूपा का जो ईस्टर्न गेटवे जो है, ठीक है, जो पूरब वाला जो दरवाजा है उसको हमको दे दीजिए। हमको क्यों दे दीजिए? क्योंकि हम इस ईस्टर्न दरवाजे को होता है अपने यहाँ पे फ्रांस जो होता है लेकर के जाएंगे और फ्रांस के म्यूजियम के अंदर होता है इसको रखेंगे, ठीक है। यही डिमांड फिर होता है इनसे ब्रिटिशर्स भी करते हैं, ब्रिटिशर भी होता है डिमांड करते हैं कि हमको भी होता है ये दरवाजा जो ईस्टर्न वाला वो दे दीजिए, क्योंकि ईस्टर्न वाला दरवाजा होता है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। तो इसलिए दोनों महाशय होता है वो डिमांड करते हैं कि ईस्टर्न वाला दरवाजा होता है हमको दे दीजिए, हम इसको होता है अपने अपने देश में लेके जाएंगे और इसको म्यूजियम में होता है लगाएंगे। लेकिन शाहजहां बेगम जो होती हैं, उनको ये जो चीज जो सांची स्तूपा जो मिला था इसकी इंपॉर्टेंस जो पता होती है, ठीक है। शाहजहां बेगम को पता होता है कि अगर हमको अपने देश का जो इतिहास जानना है, अगर हमको होता है बुद्धिज्म के बारे में होता है जानना है, तो इस सांची स्तूपा का जो सांची स्तूपा के जो रिमेन्स हमको मिले हुए हैं, ठीक है, इसका भारत में रहना जो होता है बहुत ज्यादा जो होता है जरूरी है। इसीलिए क्या हुआ, ठीक है, शाहजहां बेगम ने जो था इन दोनों लोगों को जो होता है कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। फ्रेंच के लीडर जो होते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन दोनों को होता है कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और उनको फाइनली मनाने के लिए जो शाहजहां बेगम होती है ईस्टर्न दरवाजे का जो होता है, ये जो ईस्टर्न दरवाजा होता है इसका एक प्लास्टर कॉपी बनाती है, ठीक है। आपको पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है बिल्कुल ईस्टर्न दरवाजे का होता है दिखने वाला एक, उसका एक प्लास्टर कास्ट होता है बनवा लेती हैं, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका बिल्कुल ईस्टर्न दरवाजे की तरीके से दिखता है, उसका एक प्लास्टर कास्ट होता है बनवा लेती हैं और इन दोनों को होता है दे देती हैं। और जो ओरिजिनल वाला जो ईस्टर्न दरवाजा होता है उसको वहीं भोपाल के अंदर होता है रहने देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि शाहजहां बेगम का जो रोल जो था, ठीक है, सांची को जो था, सांची स्तूपा जो था उसको बचाने में वो काफी ज्यादा जो था इंपॉर्टेंट था। अगर शाहजहां बेगम ने जो था वो इस ईस्टर्न दरवाजे को बचाया नहीं होता तो शायद जो था बुद्धिज्म के बारे में जो था बहुत कुछ ना जान पाते, ठीक है। और इसी तरीके से आगे जब इनके शाहजहां बेगम की जो आगे की जो सक्सेसर्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि इनकी जो सक्सेसर होती है वो आती है सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम ने भी जो था उनको भी इस सांची स्तूपा की जो इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पता होता है, इसीलिए सुल्तान जहां बेगम ने भी जो था इस जो सांची स्तूपा जो था इसको प्रिजर्व करने में जो था बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। जैसे कि सुल्तान जहां बेगम ने जो था, ठीक है, जब उनको सांची स्तूपा के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, उस समय के जो जॉन मार्शल साहब थे हमारे कंट्री के अंदर, जो ASI के डायरेक्टर वो करते थे, तो ठीक है, जॉन मार्शल जो था उस समय हमारे कंट्री के अंदर थे। जॉन मार्शल के साथ जो था सुल्तान जहां बेगम ने जो था मिल करके, ठीक है, सांची स्तूपा को उतार के प्रिजर्व करने का काम किया, ठीक है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से आप मान सकते हैं कि बनाया, ठीक है, और पैसे वगैरह भी उसे दिए, ठीक है, फंडिंग की पूरा, ठीक है। सांची स्तूपा का जो पूरा एंशिएंट, ठीक है, जो साइट जो था उसको बचाने के लिए जो था सुल्तान जहां बेगम ने जो था बाकायदा उतर के पैसे वगैरह दिए, ठीक है। जॉन मार्शल के साथ जो था मिलकर के पूरा जो था एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसा बना करके, ठीक है, सांची स्तूपा को जो था स्टडी करने के लिए भी जो था प्रेरित किया, ठीक है। जॉन मार्शल के लिए जो था यहाँ पे जो था वो होटल वगैरह जो थे वो दिलवाए इनको, ठीक है, रूम वगैरह जो थे दिलवाए, ठीक है, ताकि जॉन मार्शल जो था वो अच्छे से इसके पास जो था रुक करके जो सांची स्तूपा मिला हुआ है इसके बारे में स्टडी कर पाए, ठीक है। और उसके बाद जो था जब जॉन मार्शल ने जो था पूरी स्टडी जो थे वो पूरी जांच पड़ताल जो थे सांची स्तूपा का कर लिया और अपने जो भी उनको रिपोर्ट मिली जब उसको लिखा, तो जो उन्होंने लिखा उसको भी जो था जब पूरी बुक बन गई उनकी रिपोर्ट्स की तो उसको उन्होंने फंडिंग भी जो थे उसके पब्लिकेशन के लिए भी जो था बहुत सारे पैसे जो थे दिए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों रूलर्स का, ठीक है, शाहजहां बेगम का और सुल्तान जहां बेगम का जो है, ठीक है, इन दोनों का होता है बहुत ही मेजर रोल जो है वो सांची स्तूपा को बचाने में, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में हमको ज्ञान प्रदान करने में जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है हो रहा है, ठीक है। ये 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंबाइन करके क्वेश्चन होता है दे देता है।
सो प्लीज इसको जो होता है ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है, वरना आपको होता है बाद में परेशान होना पड़ सकता है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इतनी बातें करने वाले हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जो होता है थैंक यू।